हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्ज़ाम सीरीज़ 2021 में आप लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी लेक्चर का तीसरे लेक्चर के तहत पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। एक तो दैनिक या घूर्णन गति, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात का बनना होता है। दूसरी गति है वार्षिक या परिक्रमण गति, जिसको कि रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट में या अपने कक्षा में परिक्रमण करती है, जिसकी वजह से ऋतुएं, मौसम का बदलना आदि गतिविधियां संपन्न होती हैं। अब सबसे पहले दैनिक या घूर्णन गति या अर्थ रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जैसा मैंने पहले बताया, और ये लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष जो है, ये अक्ष है पृथ्वी। इस प्रकार से ये इसका पृथ्वी का जो अक्ष है, वो पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी का अक्ष ये है, और इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का अक्ष एक ये काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। ये अक्ष, पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्षतल, यानी कक्षतल कौन सा है? ये पृथ्वी ये जो है अपने कक्षतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो पृथ्वी की स्थिति है, ये आपको देखना है। पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे। और पृथ्वी का जो अक्ष है, ये प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षतल के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो इसकी वजह से, घूर्णन की वजह से जो हमारा समय का मापन है वो सुविधाजनक हो जाता है। दिन, रात, घंटे, मिनट और सेकंड आदि में हम पूरे दिन को विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि दिन और रात की प्रक्रिया के कारण जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। दिन में कार्य करते हैं, रात में आराम करते हैं। पेड़ पौधे हैं, वो सौर ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस के द्वारा दिन में जो भोजन एकत्रित करते हैं, उसका रात में अवशोषण करते हैं। तो कुछ पशु की क्रियाशीलता दिन में होती है और कुछ की रात में। तो दिन रात का यही क्रम पृथ्वी के दैनिक तापीय क्रम को भी गतिशील बनाए रखता है, क्योंकि दिन में सौरिक ऊर्जा से तापमान बढ़ेगा और रात में तापमान कम होगा। इस प्रकार से तापीय क्रम जो है, तापीय चक्र है, उसको भी गतिशील करता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इसके कुछ पॉइंट्स देखिए। पृथ्वी का आकार जो है गोल है, गोलाभ जियोइड आकृति मैंने बताई थी कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड या भूआबीय आकृति है या पृथ्व्याकार आकृति है। इसके कारण एक समय पर सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश देखिए, ये आधे भाग पर ही, जिस तरफ सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, तो वहाँ दिन होगा, और उसके विपरीत भाग में, आधे भाग में रात होगी। ये रात होगी और ये दिन होगा। तो इस प्रकार से सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। तो ग्लोब पर वह वृत्त, ये जो वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है, ये रेखा जो दिन और रात को विभाजित कर रही है, इसको हम प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त कहते हैं। भूमध्य रेखा
से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति कम होती जाती है। पृथ्वी जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वहाँ पर घूर्णन गति ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घूर्णन गति कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की जो लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। इसके बाद में जैसे 60 डिग्री पे जाएंगे तो यहाँ पर ये 60 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वो लगभग भूमध्य रेखा से आधी रहती है, यानी कि 20,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो घूर्णन की गति है वो भूमध्य रेखा से आधी यानी कि 850 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जैसे जैसे उत्तर की ओर ध्रुवों पर गए तो ध्रुव तो एकमात्र बिंदु मात्र है, यानी कि शून्य की भांति है, जिस कारण वहाँ पर घूर्णन की गति भी शून्य होती है। इस प्रकार ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब पृथ्वी की घूर्णन का प्रभाव जो है वो किस प्रकार से होता है ये देखिए। इसमें सबसे पहले दिन और रात का बनना, घूर्णन की, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो एक समय पर पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य के सामने होता है, जहाँ पर दिन होता है, उसके विपरीत भाग पर रात होती है। तो दिन और रात का 24 घंटे में बनना ये घूर्णन गति की वजह से है। समय की संकल्पना के आधार पर ये कहें कि समय जो निर्धारित होता है वो हमारे घूर्णन गति की वजह से ही होता है। प्रातः, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि जो भी समय है वो किस वजह से है? घूर्णन गति की वजह से। पवनों तथा महासागरीय धाराओं का विचलन, ये पवनों और महासागरीय धाराओं का विचलन जो है वो भी घूर्णन गति की वजह से ही है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है धाराएं जो है राइट हैंड साइड में जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ये लेफ्ट हैंड साइड में इनका परिभ्रमण होता है। ये किस वजह से? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। पृथ्वी का गोलाव आकृति यानी कि पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड जो है वो किस वजह से है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला भाग है वो बाहर की ओर निकल जाता है, जिसको कि अपकेंद्रीय बल भी बोलते हैं, और ध्रुवों के पास में पृथ्वी का जो भाग है चपटा हो जाता है। तो ये पृथ्वी की गोलाव आकृति भी इसके घूर्णन के प्रभाव से ही ये आकृति है। दिशाओं का आधार जो है घूर्णन के कारण ही हमें दिशाओं का आभास होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो सूर्य हमें सूर्योदय पूर्व में दिखाई देता है, सूर्यास्त पश्चिम में दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से और पूर्व की ओर घूमती है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जिस तरफ चलती है वहाँ खिड़की की साइड में अगर आप बैठेंगे तो ये पेड़ पौधे हमें उसके विपरीत दिशाओं में चलते हुए नजर आएंगे। खगोलीय पिंडों का पूर्व पश्चिम दिशा में घूमते दिखाई देना भी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन की वजह से ही होता है। ज्वार भाटा का निश्चित समय पर या अंतराल पर आना ये भी घूर्णन गति के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि दिन में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा जो आता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से आता है। तो ये जो ज्वार भाटा है ये दैनिक गति का ही परिणाम है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण भी घूर्णन गति के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल है तो 360 डिग्री, और वो एक चक्र जो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो इस आधार पर 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो इस आधार पर देशांतर रेखाओं का निर्धारण
और भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर भार में अंतर जो है वो भी घूर्णन की वजह से ही है। किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होगा तथा भूमध्य रेखा पर कम होगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से केंद्र से और धरातल जो है भूमध्य रेखा पर ज़्यादा दूरी है, जबकि यहाँ पर ध्रुवों पर दूरी कम है। तो इस आधार पर, क्योंकि ध्रुवों पर इसका कोई भी वस्तु का भार है वो अधिक होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसके बाद में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, जो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है वो भी घूर्णन की वजह से ही है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो भौगोलिक दक्षिण और उत्तरी ध्रुव में के साथ ही पाए जाते हैं, ये पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो कि घूर्णन के कारण ही होती है। स्थानीय समय में अंतर, इसका भी देशांतर, क्योंकि अलग अलग स्थान की देशांतर के आधार पर समय निर्धारित होता है, तो इस वजह से घूर्णन की वजह से ही ये जो लोकल टाइम है वो निर्धारित होता है या स्थानीय समय निर्धारित होता है। तो ये तो पृथ्वी के घूर्णन के गति के बारे में बताया। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, अर्थ्स रेवोल्यूशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। जिस पथ पर पृथ्वी घूमती है उसको हम उसको कक्ष बोलते हैं, या वो अपनी कक्षा में घूमती है। जैसे मैं ये कहूँ कि गोवर्धन के हम परिक्रमा करने जाते हैं, तो गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ हम चक्र लगाते हैं, तो उसी को परिक्रमा बोलते हैं। तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है अपने कक्ष में। तो पृथ्वी का जो अक्ष जिसपे की घूर्णन कर रही है वो एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था। ये देखिए इस स्लाइड में ये 66.5 डिग्री का जो अक्ष है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है प्लेन ऑफ ऑर्बिट से। तो ये आपको ध्यान देना है। ये जो समतल जो है, समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। तो ये इस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही हमारे सीजन्स या ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस झुकी हुई स्थिति में ही सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा के कारण ही संभव होता है। पृथ्वी जो है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसकी वजह से ही मौसम, ऋतुएं आदि बनती हैं। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च से लेकर सितंबर माह के बीच, ये मार्च है यहाँ पर, मार्च से लेकर सितंबर माह के बीच सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर पड़ती है। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कर्क रेखा है। तो क्या है कि मार्च के महीने में सूर्य लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ता है। ये मार्च और सितंबर भूमध्य रेखा पर। तो सबसे पहले 21 मार्च जो है, ये 21 मार्च को सूर्य यहाँ पर, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे और क्या होगा, कर्क रेखा से, जो भूमध्य रेखा से फिर 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जैसे जैसे ये उत्तरायण होगा तो वहाँ पर दिन बड़े होंगे। देखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा के ऊपर निर्भर होता है। तो मार्च से और सितंबर तक, लगभग यहाँ तक सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब यही स्थिति पुनः सितंबर से लेकर और मार्च तक होती है, जब सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा से और मकर रेखा तक आती है। ऐसे तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। अब ये डायग्राम के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 21 मार्च है, ये डायग्राम के अंदर इसको करेक्शन कर लेना, ये 20 लिख दिया। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ी। ये भूमध्य रेखा है, ये ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो दिन और रात बराबर होंगे, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे, और इसको वेनरल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है, जिसको कि बसंत या उत्तरी विषु, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य पड़ता है तो विषु या इक्वी मतलब इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए इसको वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इसके बाद में सूर्य यहाँ पर 21 जून को घूमते घूमते इधर आ गया, और 21 जून को अब देखिए सूर्य का प्रकाश जो है सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर गिरती है। ये जो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य का प्रकाश होगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी 21 जून को, ये ध्यान रखना। इसे उत्तरी अयनात भी कहते हैं, या समर, या क्योंकि गर्मियों में होता है तो समर सोलेस्टिस भी बोलते हैं। इसके बाद में सूर्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी पहुंच जाती है सितंबर में। तो 23 सितंबर को सीधी किरणें जैसे मार्च में थी वैसे ही अब 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। तो यहाँ पर भी दिन और रात बराबर हुए थे, यहाँ दिन और रात बराबर, और इसी प्रकार से 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर रहते हैं, दिन रात बराबर। इसको ऑटम इक्विनॉक्स या दक्षिणी विषु भी कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सूर्य पहुँच गया, सूर्य के इधर पृथ्वी पहुँच गई विंटर सोलिस्टिस या 21 दिसंबर को। यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल 21 जून वाली स्थिति होगी। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं दक्षिण में, यहाँ पर तो दक्षिण में पड़ेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था और दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी थी। यहाँ पर 21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में और सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसको दक्षिणी अयनात भी कहा जाता है। तो पृथ्वी जो सूर्य के परिक्रमा कर रही है उसकी वजह से ऋतुएं और मौसम आदि बनते हैं। इसके बाद में एक स्थिति और मैं बता दूं, इस वाले देखिए, ये लाइन ऑफ एपसाइड का मतलब एपीलियन यानी कि दूरी, सूर्य से पृथ्वी की क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, वो गोलाकार रूप में नहीं लगा रही, वो अंडाकार रूप में लगा रही है या एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। तो इसकी वजह से जब सूर्य घूमते घूमते ये देखिए सबसे दूर आ गया, ये एप का मतलब दूरी और हीलियन का मतलब सन, सूर्य से दूरी। ये सूर्य से दूरी सर्वाधिक कब है, ये 4 जुलाई को है। यहाँ पर 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी है।
और सर्दियों में यानी कि 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक रहता है पृथ्वी, जो कि 3 जनवरी को 147 मील किलोमीटर्स 147.3 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है। तो ये जो सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की दूरी जो है सबसे ज़्यादा दूर एपहीलियन उपसोर जिसको बोलते हैं, और सबसे नज़दीक अपसोर यानी कि पेरीहीलियन, पेरीमीटर यानी पेरीफरी में नज़दीक है। तो ये इसके सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी अधिकतम 4 जुलाई और न्यूनतम 3 जनवरी होती है। जबकि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 4 जुलाई को तो गर्मी होती है, तो इसका मतलब सूर्य नज़दीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको याद करने का भी तरीका ये है, गर्मियों में सबसे दूर और सर्दियों में सबसे नज़दीक। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते वो भी नज़दीक, और दूरी उसका भी जो परिक्रमण पथ है वो अंडाकार है। तो इस वजह से एक टाइम पे तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, और एक टाइम पे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। तो जब नज़दीक आता है तो यहाँ पर मैंने सूर्य और पृथ्वी के बारे में पेरीजी बताया था, तो ये पेरीहीलियन बताया था। तो पेरीहीलियन का अब ये यहाँ पर पेरीजी की स्थिति आ जाती है जब हम चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में बात करें। तो पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नज़दीक कब होते हैं? पेरीजी में, और सबसे दूर होते हैं एपोजी में। एप और ओजी, एपोजी, जी का मतलब मून। तो पेरी का मतलब दूर, पेरी का मतलब नज़दीक, और एप का मतलब दूर। तो यहाँ पर एपोजी के मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की सर्वाधिक दूरी, और पेरीजी का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की निकटतम दूरी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एपहीलियन, पेरीहीलियन, पेरीजी और एपोजी। इसके बाद में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी की गति के कारण ही है। तो ये जब पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा आ गया बीच में। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, इसकी वजह से, और इसकी वजह से अपने पृथ्वी के ऊपर परछाई आ जाती है। सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता, और हमें देखने में फिर क्या लगता है कि सूर्य का आधा भाग कटा हुआ, वो क्योंकि वो उसमें मून की शैडो आ जाती है, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति में जब चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मध्य में आ जाता है, तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा जो स्थिति है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वो अपने कक्षीय परिभ्रमण के कारण ये विपरीत दिशा में चला जाता है। तो अब क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पूरा पड़ता है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता, तो चंद्रमा डार्क हो जाता है। तो इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये आपको मालूम होना चाहिए। पेरीजी, एपोजी, एपहीलियन, पेरीहीलियन, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है यहीं कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आने वाले
जो लेक्चर हैं और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में और ज़्यादा एनर्जी के साथ में अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके सामने उपलब्ध करवाता रहूं, जिससे कि आपकी रीट की परीक्षा क्लियर करने में बहुत आसानी रहे, बहुत आसानी से रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर पाओगे। थैंक यू। जय हिंद।